हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम आप लोग को एक चीज़ बात बताना चाहते हैं कि केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं या जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में हम लोड किए। उसको आप लोग ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, और बनाने के बाद जितने राइट होते हैं उसको हमको आपको कमेंट करना है, बताना है। और इस क्रम में अगर जो ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आए या आपके दिमाग से फालतू है तो हमें कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो चलो बाबू, हम लोग अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम अंतिम टॉपिक बताए थे वेग स्थिरांक, जिसको कहा जाता है गति स्थिरांक, अंग्रेजी में कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो इस पॉइंट को, इसके बारे में पूरी तरह से हम बताए थे। कल 6-7 वो पॉइंट भी इससे लिखाए थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेग स्थिरांक क्या है या वेग स्थिरांक की व्याख्या करें या वेग स्थिरांक को अपने शब्दों में वर्णन करें। सुना जाए भाई, क्वेश्चन को समझो। वेग स्थिरांक क्या है या वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं या वेग स्थिरांक को अपने शब्दों में वर्णन करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या, कि यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान, यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। एक बार सुना जाए, यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। इसको के से दर्शाया जाता है। यह माने वेग स्थिरांक, यह अभिक्रिया की दर और प्रतिकारक के साधन के बीच समानुपाती संबंध को दर्शाता है। वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है, जो हम कल के क्लास में भी बताए थे। अगर क्वेश्चन बड़ा सुना जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, वेग स्थिरांक की व्याख्या करें, वेग स्थिरांक के अपने शब्दों में वर्णन करें, वेग स्थिरांक पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं क्या, कि यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो, एक हो, तब ऐसी स्थिति में अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहा जाता है, जिसको गति स्थिरांक भी कहते हैं। इसको के से दर्शाया जाता है, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। यह अभिक्रिया की दर और प्रतिकारक के सांद्रण के बीच समानुपाती संबंध को दर्शाता है। भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। तो आइए हम इस बात को बोर्ड पर लिखते हैं। गौर कीजिए पहले बाबू। बाबू, तो जो हम आपको समझाए उसी बात को हम बोर्ड पर लिखे। नजर देखिए, वेग स्थिरांक क्या है, तो इसका आंसर लिखे हैं। यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो, माने 1 हो, तब अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। इसको के से दर्शाया जाता है। यह माने वेग स्थिरांक अभिक्रिया की दर और प्रतिकारक के सांद्रण के बीच समानुपाती संबंध को दर्शाता है। वेग स्थिरांक का मान, मान ताप पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन,
शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक को लिखे। तो कल हम आपको बताए थे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति समय, दोनों याद रखना है, दोनों में कोई भी हो सकता है, प्रति सेकेंड या प्रति समय। देखिए वही बात को हम लिखे। देखिए क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के मात्रक को लिखे। तो आंसर लिखे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकेंड या प्रति समय होता है। कोई दिक्कत है? ये सारा चीज हम कल के क्लास में समझाए, सिर्फ आज हम क्वेश्चन लिखे। अब इसी बात को अगले टॉपिक पर हम गौर करते हैं। चलिए आइए बाबू, बोर्ड पर देख कर कॉल किया जाए बाबू। हाँ बाबा, तो अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 3, अभिक्रिया का वेग, इसको 3 नाम से जानते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखें। समझे बढ़िया, आपको अभिक्रिया का वेग भी पढ़ाए हैं और वेग स्थिरांक भी पढ़ाए हैं, दोनों पढ़ा चुके हैं। अभिक्रिया का वेग भी आपको पढ़ाए हैं और वेग स्थिरांक भी पढ़ाए हैं। आइए दोनों का अंतर समझा जाए। तो पी को इस तरह से 2 भाग में बांट देंगे। एक में लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, और एक में लिखेंगे वेग स्थिरांक। चलिए गौर किया जाए। पहला अंतर दोनों का परिभाषा देगा, तो आइए इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। चलिए पहला अंतर दोनों का डिफिनेशन। चलिए पहला पॉइंट, इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आइए इसका पहला पॉइंट समझिए। इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आइए इसका दूसरा पॉइंट समझिए। वेग स्थिरांक का पहला पॉइंट समझिए। यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तब अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है। एक बार फिर समझो। इसका पहला पॉइंट, इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका पहला पॉइंट, यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तब अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है। आगे दूसरा पॉइंट, इसको अभिक्रिया की गति भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। समझे बड़े से? इसका दूसरा पॉइंट, इसको अभिक्रिया की गति भी कहा जाता है, इसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, अब आइए, अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है और वेग स्थिरांक निर्भर करता है ताप पर। ऊपर से फिर आइए। इसका फर्स्ट पॉइंट, इकाई समय में
रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहा जाता है। आइए दूसरा पॉइंट, इसको अभिक्रिया की गति भी कहा जाता है। इधर दूसरा पॉइंट, इसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका मान प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, इसका इकाई मतलब अभिक्रिया के वेग का इकाई, इसका इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। इसका इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। अब इधर लिखेंगे कि भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखे, अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर लिखे, तो आप आंसर इसको इस तरह से लिखेंगे, कॉपी को दो भाग में बांट देंगे। एक में लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, एक में लिखेंगे वेग स्थिरांक। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो तो अभिक्रिया के वेग को हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। आइए दूसरा पॉइंट, इसको मैंने अभिक्रिया के वेग को, इसको अभिक्रिया की गति भी कहा जाता है, इसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, इसका मान प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया के वेग का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। और इधर लिखेंगे भिन्न भिन्न कोटि का अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा। आइए इसी बात को हम बोर्ड पर लिखते हैं बाबू। तो जो हम अभी आपको पढ़ाएं समझाएं उसी बात को हम बोर्ड पर लिखे। देखिए, तो अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करें तो कॉपी को दो भाग में बांट दिए। अभिक्रिया का वेग, एक में लिखे वेग स्थिरांक, पहला अंतर लिखे इकाई समय में रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रण में जो, सांद्रण कहिए या सांद्रता कहिए, सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यदि प्रतिकारक के प्रत्येक सांद्रता का मान इकाई हो माने 1 हो तब अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको अभिक्रिया की गति भी कहा जाता है, इसको गति स्थिरांक भी कहा जाता है। इसका मान प्रतिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, इसका मान ताप पर निर्भर करता है। इसका इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। तो ये था आपको जहाँ तक हम पढ़ाएं वहाँ तक क्वेश्चन करवा दिए। अब चलिए अगले टॉपिक पर हम विचार करते हैं बाबू। तो देखिए नजर बोर्ड पर, बाबू तो अगला टॉपिक देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभिक्रिया की कोटि। इस टॉपिक को एग्जाम में कई बार मैंने 2-3 बार पूछा, इस बार भी पूछा है। अभिक्रिया की कोटि क्या उदाहरण के साथ लिखे, या अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, या अभिक्रिया की कोटि को अपने शब्दों में वर्णन करें। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार पूछा है। तो आइए इस टॉपिक को समझें। इसके पहले हम आपको बताया वेग समीकरण लिखने का तरीका। वेग समीकरण को ही कहते हैं अवकल वेग समीकरण। वेग समीकरण को ही कहते हैं अवकल वेग समीकरण। अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हम 2 दिन पहले के क्लास में बताए थे वेग समीकरण निकालना। वेग समीकरण को ही कहते हैं अवकल वेग समीकरण। क्या तरीका था, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। अवकल वेग समीकरण निकालने का ट्रिक बताए थे, तरीका बताए थे कि R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण, जहाँ R
क्या है? वेग स्थिरांक। तो हमको क्या समझना है बताओ? अभिक्रिया की कोटि। एग्जाम्पल से आगे मेरे बाबू, सपोज दैट आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 0। तो बताओ बाबू, आर बराबर के इंटू प्रतिकारक का सांद्र है, कि पूरा को हम कहेंगे वेग समीकरण कहो या अवकल वेग समीकरण कहो। तो बताइए पूरा को आप क्या कहिएगा? अवकल वेग समीकरण। अब ये अवकल वेग समीकरण, इसको आप क्या कहेंगे? सांद्रता। बड़ी ब्रैकेट का मतलब सांद्रता। सांद्रता बढ़िया से डिफिनेशन सुना जाए। अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बताओ इस अवकल वेग समीकरण में सांद्रता का घात कितना है? 0 है। तो डिफिनेशन के अनुसार इसकी अभिक्रिया की कोटि कितना बताया? इस अवकल समीकरण में हमने डिफिनेशन क्या बताया कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बोलो मेरे भाई, इस अवकल समीकरण में सांद्रता का घात कितना है? 0 है। तो डिफिनेशन के अनुसार यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि माने सांद्रता के घात को ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। आइए मेरे बाबू बताओ, इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 0। आगे एग्जाम्पल देखिए, आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट CH3COO C2H5 के पावर 1 H2O के पावर 0। बताइए बाबू, कि पूरा को हम कहेंगे अवकल वेग समीकरण। आई बड़ी ब्रैकेट वाला को कहेंगे सांद्रता। यहाँ सांद्रता 2 है, तो कोटि निकालने के लिए घात को जोड़ देंगे। अगर सांद्रता 1 से ज्यादा है तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए उसके घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। एक बड़ा डिफिनेशन समझा जाए। अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो बताओ इस अवकल वेग समीकरण में सांद्रता का घात कितना है? 0 है। तो डिफिनेशन के अनुसार अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 0 होगा। इस अवकल वेग समीकरण में सांद्रता 2 है। जब 2 है माने 1 से ज्यादा है, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए सांद्रता के घात को जोड़ देंगे। तो बताइए डिफिनेशन के अनुसार बताइए, अभिक्रिया की कोटि 1 जोड़ 0 बराबर 1। बताओ यहाँ पर कोटि कितना होगा? 0। यहाँ पर कोटि कितना होगा? 1। और एग्जाम्पल समझो बाबू, तीसरा देखो, आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 1 बड़ी ब्रैकेट बी के पावर 1/2। बोला जाए पूरा को आप क्या कहिएगा? अवकल वेग समीकरण। अब बड़ी को से रिलेटेड को हम क्या कहेंगे? सांद्रता। यहाँ पर सांद्रता 1 से अधिक पदों का है, तो कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कुछ डिफिनेशन कहता है कि सांद्रता के घात या घातों के योग कब होगा? जब सांद्रता 1 से ज्यादा होगा तब। तो बताओ मेरे भाई, पहली सांद्रता की पावर 2, दूसरी पावर सांद्रता की पावर 1/2। तो कोटि निकालने के लिए पावर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आइए, कोटि बराबर 1 जोड़ 1/, पहली सांद्रता की पावर 1 और दूसरी सांद्रता की पावर 1/2 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? एलसीएम लेंगे 3/2। समझ में आ रहा है? फिर एक बार समझो डिफिनेशन क्या कहता है। अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात
यानी इस डिफिनेशन से स्पष्ट होता है कि यदि सांद्रता एक से अधिक हो तो कोटि निकालने के लिए पावर को जोड़ दिया जाता है। आगे समझा और समझो, R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट के पावर 2। अब हमको यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकालना है, तो बोलो मेरे भाई इस अवकल वेग समीकरण में सांद्रता E है, यहाँ पर सांद्रता की पावर 2 है, तो बताओ कोटि कितना होगा? कोटि बराबर 2। और समझिए R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट K इंटू बड़ी ब्रैकेट B। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 होगा। यहाँ पर बताइए इस अवकल वेग समीकरण में सांद्रता E है, एक से ज्यादा है, तो कोटि निकालने के लिए पावर को जोड़ देंगे। तो बोलो अभिक्रिया की कोटि बराबर 1 जोड़ 1 बराबर 2। उम्मीद करते हैं कि अगर अवकल वेग समीकरण दिया हुआ हो, अगर अवकल वेग समीकरण दिया हुआ हो तो आप अभिक्रिया की कोटि आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? अगर अवकल वेग समीकरण दिया हुआ हो तो अभिक्रिया की कोटि इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए अभिक्रिया की कोटि को आगे हम बढ़ाते हैं। बताइए यहाँ पर कोटि कितना आया? 0। देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पर कोटि कितना आया? 1। यहाँ पर कोटि कितना आया? 3/2। यहाँ पर कोटि कितना आया? 2। इस सब को मैथ की भाषा में 0, 1, 3/2, 2, इसको मैथ की भाषा में भिन्नांक कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में होता है। भिन्नांक मतलब परमेय संख्या के एक तरह समझा जाए। यहाँ पर कोटि कितना आया? 0। यहाँ पर कोटि 1, यहाँ पर कोटि 3/2, यहाँ पर कोटि 2, यानी इसको मैथ की भाषा में भिन्नांक कहेंगे, यानी परमेय संख्या कहेंगे। यानी अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में होती है। अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में होती है। दूसरी बात बताओ, अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि, पहले कोई पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बता इस थ्योरी के माध्यम से अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकता है। दूसरी बात बताओ कि अभिक्रिया की कोटि किस रूप में होता है, तो अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में होता है। तीन बात बताइए, अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। दूसरी बात बताओ, अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। तीसरी बात बताओ, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है। और चौथी बात बताइए, अभिक्रिया की कोटि एक प्रकार के प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान 2 तरह का होता है, एक सैद्धांतिक मान, एक प्रायोगिक मान। एक सैद्धांतिक मान और एक प्रायोगिक मान। सैद्धांतिक और प्रायोगिक, हम इसको बात को समझाएंगे कि किस मान को प्रायोगिक मान कहेंगे और किस मान को सैद्धांतिक मान कहेंगे, किसको प्रायोगिक मान, किसको सैद्धांतिक मान। आइए थोड़ा समझिए, प्रायोगिक और सैद्धांतिक मान, इसको पूरा खत्म कर दीजिए तो हम इसके बाद प्रायोगिक मान किसको कहा जाता है और सैद्धांतिक मान किसको कहा जाता है हम आपको समझाएंगे। पहले बताइए अभिक्रिया की कोटि का, अभिक्रिया की कोटि के बारे में। पहला पॉइंट कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि एक प्रकार के प्रायोगिक मान है। याद हुआ अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड क्या चीज? अभिक्रिया की कोटि से रिलेटेड प्रमुख बातें। पहला बात कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को
अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया की कोटि को भिन्नांक के अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में होता है। तीसरा बात, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है। चौथा बात, अभिक्रिया की कोटि एक प्रकार के प्रायोगिक मान है ना बाबू। इस बोर्ड के अनुसार अगर अवकल वेग समीकरण दिया हुआ, अगर अवकल वेग समीकरण दिया 2016 में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा कि वहां पर अवकल वेग समीकरण दे है, अब पूछा था अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो अगर अवकल वेग समीकरण दिया हुआ है इस तरीका के अनुसार, वहां पर आप कोटि निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है। अगर संधारिता 1 है तो उसकी पावर ही कोटि होगा। अगर संधारिता 1 से ज्यादा है तो उसकी पावर का योग ही कोटि होगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? आइए इस बात को पहले हम लिखते हैं बाबू। बाबू जो अभिक्रिया की कोटि के बारे में हम आपको समझाएं उसका प्रमुख बातें देखिए। पहला पॉइंट, अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। तीसरा, इसका मान 0 हो सकता है। चौथा, यह एक प्रायोगिक मान है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव आता तो आप बना सकते हैं। अगर एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा, इस बार भी पूछा है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें, तो कोई भी रहे तो आप इसका आंसर यही लिखना है कि अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान 0 हो सकता है। यह एक प्रायोगिक मान है। एग्जाम्पल में दे देंगे, R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A के पावर 2, इसलिए नीचे से लिखेंगे। इसलिए अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर सांद्रता के पावर 2 है तो कोटि बराबर 2। एक बार आप समझ आ जाए। अगर क्वेश्चन आ जाए अभिक्रिया की कोटि क्या है तो आंसर यही लिखना है, अवकल वेग समीकरण में सांद्रता के घात या घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, जो भिन्नांक के रूप में पाया जाता है। इसका मान 0 हो सकता है। यह एक प्रकार के प्रायोगिक मान है। एग्जाम्पल, R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A के पावर 2, नीचे लेंगे इसलिए अभिक्रिया की कोटि बराबर 2। इतना लिख देंगे, आपको पूरी तरह से नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए इसी बात थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको कि किसको सैद्धांतिक मान कहते हैं और किसको प्रायोगिक मान कहते हैं। आइए दोस्त चला जाए। देखिए बाबू, तो बोर्ड पर गौर किया जाए बउआ। हाँ दोस्तों, आइए इसको सैद्धांतिक मान कहा जाता है और किसको प्रायोगिक मान कहा जाता है। दो चीज समझा जाए, थियोरिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू। एक सैद्धांतिक मान, एक प्रायोगिक मान। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। दो बात पर गौर कीजिए। अब पाई बराबर 22/7। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये बात मानी हुई है, प्रयोगशाला में या किसी मेथड से इसको प्रूफ नहीं कर सकते। ये मानी हुई बात है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ये मानी हुई बात है। जो बात मानी हुई है उसी को हम सैद्धांतिक मान कहते हैं।
बात समझ रहे? 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। ये वर्ल्ड में या पूरा विश्व में माना गया कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। इसको कोई आप थ्योरी से या कोई मेथड से प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये बात मानी हुई है। तो ऐसे वैल्यू को सैद्धांतिक मान कहते हैं। अब पाई बराबर 22/7, इसको आप किसी थ्योरी से, किसी प्रयोगशाला में आप मान निकाल सकते हैं, तो ये मान हो गया प्रायोगिक मान। जो मानी हुई बात है, जिसको मानी हुई बात है कि ना इतना बराबर इतना होता है, तो सैद्धांतिक मान हो गया। और जिसको थ्योरी के माध्यम से, कैलकुलेट के माध्यम से, प्रयोगशाला के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हैं, तो वही हो गया प्रायोगिक मान। बात समझ में आ गया? सैद्धांतिक मान, जो बात मानी हुई है उसको सैद्धांतिक मान कहेंगे, और जिसको मेथड से, प्रयोगशाला में कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, वही हो गया प्रायोगिक मान। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रकार के प्रायोगिक मान है। बात समझ में आ गया? सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान समझ में आ गया? अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, हम विचार करते हैं। अगले टॉपिक पर हम गौर करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखो बाबू, अगले टॉपिक पर विचार करते हैं। तो जय 2 मिनट। चलो बाबू अगला टॉपिक देखिए। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब हो गया अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता आणविकता, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी देखो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, बस हमको कंफ्यूज है, आप लोग बुक से थोड़ा देख लीजिएगा इसको। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की आणविकता। चलिए आणविकता समझा दें। एक हम उदाहरण आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा उदाहरण पर गौर कीजिएगा कि कोई आदमी किसी ग्रुप में बैठा हुआ है, कोई आदमी ग्रुप में बैठा, कई आदमियों के ग्रुप में बैठा हुआ है ना? कोई आदमी ग्रुप में बैठा हुआ है और अचानक ये भागना शुरू कर दे, तो इनिशियल टाइम में, मतलब प्रारंभिक बिंदु में, समझा जाए बात को, कोई आदमी कई आदमियों के ग्रुप में बैठा हुआ है और अचानक वो भागना शुरू कर दिया जाए, तो फर्स्ट स्टेप में, इनिशियल टाइम में, प्रारंभिक बिंदु में प्रायः 1 या 2 आदमी से टकराएगा। सुनिएगा, हमने क्या बोले कि कोई आदमी कई आदमियों को ग्रुप में बैठा हुआ हो और किसी कारणवश वो आदमी भागना शुरू कर दे, तो इनिशियल टाइम में, प्रारंभ में, वो आदमी प्रायः 1 या 2 आदमी से टकराता है, कभी कभी 3 से। याद हो गया? प्रारंभ में वो आदमी के से टकराएगा 1 या 2, कभी कभी 3। एक कभी नहीं हो सकता है वो भागना शुरू कर दे और एक को आदमी से न टकराए, माने कि टकराए आदमी की संख्या 0 हो जाए। यही बात को हमको समझना है कि कोई आदमी कई आदमी को ग्रुप में बैठा हुआ, अचानक वो भागना शुरू कर दे, तो इनिशियल टाइम में, शुरुआत में वो आदमी प्रायः चाहे तो 1 से टकराएगा या 2 से, कभी कभी 3 से, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता को भागा किसी आदमी से टकराया, नहीं, ये आपका ये कभी नहीं हो सकता।
कंडीशन में टकराए गए आदमियों की संख्या 0 नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो या तो 1 होगा या 2 होगा या कभी कभी 1 होगा 1 या 2 या कभी कभी 3 होगा। 0 कभी नहीं हो सकता। एक बात आप इस बात को समझो, कोई आदमी कई आदमियों को ग्रुप में बैठा हुआ है, वो अचानक आदमी भागना शुरू कर दे तो प्रारंभ में वह आदमी प्राय 1 आदमी या 2 आदमी से टकराएगा, कभी कभी 3 गो से। आप लोग प्रयोग करके देख लीजिएगा, कहीं पर ऐसे बैठे रहिए वो अचानक भागे तो शुरुआत में देखिए कि हम केगो से टकरा रहे हैं। ऐसे प्रयोग करके देखा गया कि 1 गो से या 2 गो से टकराएगा, कभी कभी 3 गो से। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ग्रुप में से भागिएगा, भीड़ में से भागिएगा और 1 आदमी से नहीं टकराइएगा। यहाँ पर टकराए गए आदमियों की संख्या 0 नहीं हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? 1 होगा या 2 होगा, कभी कभी 3 होगा। तो 1 या 2 या 3, इसको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। यानी हम किसको किताबी क्रम में कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराएंगे अणुओं की संख्या, किताबी भाषा में वही है। किसी अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराएंगे कणों की संख्या, आपस में टकराएंगे अणुओं की संख्या प्रायः 1 या 2, कभी कभी 3 हो सकता है। इसको मैथ की भाषा में हम कह सकते हैं कि आपस में टकराए गए अणुओं की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। वह धनात्मक पूर्णांक कितना 1 या 2 या 3 हो सकता है। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? ये तो हम आपकी देहाती भाषा में समझा दिए। आइए किताबी क्रम में समझिए। याद हुआ? फर्स्ट स्टेप में आपस में टकराए गए अणुओं की संख्या 1 या 2 होता है, कभी कभी 3 होता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है, यह मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। आइए हम लोग अपनी किताबी भाषा में समझे क्या कहता है मेरे बाबू। देखिए, मान लिया जाए कि A प्लस B अभिक्रिया किया तो C प्लस B का निर्माण हुआ, और C प्लस B अभिक्रिया किया तो E प्लस F का निर्माण होता है, और E प्लस F अभिक्रिया करेगा तो आपको X और Y बनेगा। यानी ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया 3 चरण में संपन्न होती है, 3 स्टेप में संपन्न होती है। तो हमारा सवाल है फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण E हुआ, प्रथम चरण A हुआ, प्रथम चरण के प्रतिकारक E हुआ। प्रतिकारक में कौन कौन पदार्थ है? A और B। इसका क्या अणु है? एगो। इसका क्या अणु है? एगो। यहाँ पर अभिक्रिया होगा, यहाँ पर कार्य होगा, तो आपस में केगो टकराएगा? एगो एगो 2 गो, यही टकराएगा। अणु की संख्या को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता। यानी क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को याद करें। किसी रासायनिक अभिक्रिया के कौन चरण? प्रथम चरण। आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो बताओ बाबू, आपस में प्रथम चरण में आपस में टकराए गए अणुओं की संख्या प्रायः 1 रहेगा या 2 रहेगा। यानी आणविकता का मान प्रायः या तो 1 होगा या तो 2 होगा, कभी कभी 3 होगा, लेकिन इसका मान 0 नहीं हो सकता। तो सुनिए, एग्जाम में अगर आ जाए कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की आणविकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। अभिक्रिया की आणविकता क्या, उदाहरण के साथ लिखे। यही लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। इसका मान प्रायः
1 या 2 होता है, कभी कभी 3 होता है, लेकिन इसका मान 0 नहीं हो सकता है। यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। कोई दिक्कत है मेरे बाबू? फिर एक बार समझो, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो बता बाबू, इस अभिक्रिया का प्रथम चरण ही है, आपस में टकरा रहा है, तो प्रतिकारक के कई को टकरा रहा है, एगो ए का एगो बी का, तो यहाँ पर टकराए गए अणुओं की संख्या 2 है, मतलब यहाँ पर आणविकता कितना है? 2 है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आए? तो लास्ट पर एक बार सुना जाए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम चरण में आपस में टकराए गए प्रतिकारक के अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जो हमेशा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। इसका मान प्रायः 1 या 2 होता है, कभी कभी 3 होता है। इसका मान 0 नहीं हो सकता है, यह एक सैद्धांतिक मान है। नोट में, अब नोट में समझिए कि जिस अभिक्रिया का हमको आणविकता निकालना है, जिस अभिक्रिया का आणविकता निकालना है, तो निकालने के पहले उस अभिक्रिया को सबसे पहले बैलेंस कर दिया जाए। याद नोट बात याद करिएगा कि जिस अभिक्रिया के आणविकता हमको निकालना है, जिस अभिक्रिया के आणविकता निकालना है, सबसे पहले उस अभिक्रिया को बैलेंस यानी संतुलित कर दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि प्रतिकारक के कितने अणु है, प्रतिकारक के अणु टकराया, वही अणुओं की संख्या आणविकता कहलाता है। आणविकता निकालने का तरीका कुछ ही, जिस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता निकालना हो, सबसे पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि प्रतिकारक में कितने अणु टकराया, कितने अणु है, वही अणु की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कोई दिक्कत है बाबू? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत मेरे भाई? क्लास यानी कहने का मतलब है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। फिर कल क्लास आएंगे तो पुनः इस पर हम चर्चा करेंगे। कल बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, बहुत से एग्जाम्पल बताएंगे। और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर बोल दे, एक बार फिर हम आपसे बोलना चाहते हैं कि जो चैप्टर पढ़ाए हैं या जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस के माध्यम से हम टेलीग्राम में लोड कर दिए हैं। आप उसको ईमानदारी से उसको बनाइएगा और बॉक्स में जाकर हमको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या वो राइट हुआ है। इसी क्रम में अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है तो नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क बना सकते हैं। तो आज की क्लास को हम एक